तो आज तारीख है 16 नवंबर और अगर 16 नवंबर की करंट की बात करें तो पहली न्यूज़ तो आई है ऑटोप्सी को लेके। बेसिकली जो हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें पोस्टमार्टम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी को अभी तक इंडिया में किया जाता था कि पोस्टमार्टम अगर होना है तो सनसेट से पहले ही होगा। तो अब नया रूल लागू कर दिए गए हैं, उनके तहत अब सनसेट के बाद भी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में फोटोग्राफीज वगैरह होती हैं तो ऐसा माना जाता था कि सनसेट के बाद में ये सही तरीके से नहीं हो सकता। बट अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहीं हम बात करें कि वर्चुअल ऑटोप्सी भी होती है बाय द वे, जो इंडिया में अभी बेसिकली एम्स में ही हो रही है और अब देखते हैं एक एक करके हर जगह आ जाएगी। और वर्चुअल ऑटोप्सी बेसिकली क्या होती है कि बिना बॉडी को काटे केवल सीटी स्कैन और एमआरआई से ही बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, मतलब किस वजह से, जो जिस भी क्रिमिनल केस में वो मरा हुआ है इंसान किस वजह से मरा पता लगा लिया जाता है। यूएसए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होता भी है ये, मतलब सुचारू रूप से भी वो लोग करते हैं इन चीज़ों को, जिससे बॉडी को काटना ना पड़े। और अगर वर्चुअल ऑटोप्सी की बात करें तो 65% एक्यूरेसी रहती है वर्चुअल ऑटोप्सी की भी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने हाल ही में सौरभ कृपाल करके एक LGBTQ के मेंबर है बाय द वे, उनको दिल्ली का पहला जज बना दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट का जज। तो दैट्स ऑल बस इस न्यूज़ में यही था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजस्थान की 2 पंचायती विलेज है, उन लोगों ने अभी हाल ही में से 50+ मेजॉरिटी से एडॉप्ट किया है कि पंचायत में जो लाइसेंसी दुकान है लिकर शॉप उसको बंद कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, महिलाओं ने इसके लिए कैंपेन भी चलाया था। और वहीं हम देखते हैं कि बात कर लें गुजरात की, बिहार की, मणिपुर की, नागालैंड की, मिजोरम की, तो यहाँ तो पूरी तरीके से लेकर बैन ही है। और बेंगरम में भी हम लोग देखते हैं, लक्षद्वीप का एक द्वीप है, वहाँ पे भी बैन है बाय द वे। लेकिन देखो होता क्या ना, लिकर बैन कर देना राज्य में कोई हल नहीं होता। अगर तुम कहीं भी राज्य में चले जाओ, जितनों का मैंने नाम लिया जहाँ भी राज्यों में बैन है वहाँ भी लिकर मिल जाती है। तो लोग खुद से, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, लोग खुद से बैन करें। अब ये राज्यों में पंचायतों में लोगों ने खुद से बैन किया है, बाकी लाइसेंस्ड शॉप को बंद करवा दिया। तो यहाँ पे इन चीज़ों को माना जाएगा। अब जब सरकार करेगी उन चीज़ों को तो लोग कैसे ही मानेंगे। लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ना कि खुद, मतलब लोग खुद से बंद करें उन चीज़ों को, ना कि सरकार बैन करे। अगर सरकार बैन करती है तो सीधी सी बात है, कालाबाजारी और ज़्यादा बढ़ती ही है इन चीज़ों की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जैक फ्रूट ट्री को लेके, कि अभी कर्नाटक से कुछ किलोमीटर दूर एक 150 साल पुराना जैक फ्रूट ट्री है, तकरीबन 19 मीटर का। तो उसको हेरिटेज ट्री का स्टेटस देने की बात चल रही है। अब बेसिकली हेरिटेज ट्री होता क्या है, तो ऐसे ट्री जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं, या जिनकी कोई कल्चरल वैल्यू है या कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है, ऐसे ट्रीज को प्रिजर्व करने के लिए हेरिटेज स्टेटस दे दिया जाता है। बाय द वे ये स्टार्ट महाराष्ट्र से किया गया था और अब हर राज्य वाले यही करते हैं ट्रीज के साथ में। और अगर ऐसे ट्रीज को काटा भी जाता है तो मॉनेटरी जो कंपनसेशंस होते हैं वो भी दिए जाते हैं। और बेसिकली अगर ट्रीज के एज की बात करें तो जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है उससे पता किया जाता है कि ऐसे पेड़ को काटो तो उसमें जो रिंग्स बनी होती हैं उससे पता पड़ जाता है कि हाँ ये कितने साल पुराना है। तो बेसिकली जितने भी ट्रीज जिनको हेरिटेज स्टेटस दिया जाता है वो कम से कम 50 साल पुराने तो होने ही चाहिए। और अगर ट्रीज़ की बात कर लेना तो ट्रीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 1 लाख पेड़ लगा दिए जाए अर्बन एरिया में तो तकरीबन $1.5 मिलियन पर साल वो बचाते हैं, और प्लस हेल्थ को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब कैसे बचाते हैं, वहाँ की एयर प्योरीफाई करके, वहाँ के जो पानी रिजर्वेयर्स है उनको बढ़ा के, वहाँ के जो ऑक्सीजन लेवल है उनको एनहेंस करके, लोगों की हेल्थ को एनहेंस करके ओवरऑल। तो ऐसे तकरीबन 1 लाख पेड़ एक अर्बन एरिया में लगाए जाए तो तकरीबन $1.5 मिलियन बचाते हैं पर ईयर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है प्रोजेक्ट सिरन के अवार्ड को लेके, कि प्रोजेक्ट सिरन अवार्ड अभी हाल ही में रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग डेथ के लिए की है। तो जो डेथ होती है, हमारे यहाँ दिखते हैं क्रिमिनल केसेस में लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनको लेके रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने के लिए इस साल का प्रोजेक्ट सिरन अवार्ड द हिंदू को दिया गया है, द हिंदू जो अखबार है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है बाबा साहब पुरदरे को लेके, कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये हिस्टोरियन भी थे और किताबें भी लिखते थे, ड्रामास भी लिखते थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे बेसिकली ये। और इनकी अभी 99 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। 1922 में इनका पूना में जन्म हुआ था और 2019 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। और हम ये भी जानते हैं कि मराठा वॉरियर्स को लेके इन्होंने ज़्यादा रिसर्च की है, उसी के लिए ज़्यादा फेमस है। चाहे हम लोग बात कर लें पेशवा की, शिवाजी की, इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। 1000 से ज़्यादा ड्रामा भी लिखे हैं जो नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी काफ़ी फेमस है। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेके, कि हम जानते हैं कि एक 341 किलोमीटर का 6 लेन का हाईवे है जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाएगा बेसिकली। तो इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली पटना कनेक्टिविटी रूट के अंतर्गत ही आता है बेसिकली। और 2015 में इसको अखिलेश सरकार में बनवाना शुरू किया गया था, और तकरीबन 95% इसका काम योगी सरकार में हुआ है अभी बीजेपी में। तो दैट्स ऑल, इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा मोदी जी के द्वारा जल्दी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो उसके द्वारा बताया गया है कि जो अर्बन फैक्टर्स होते हैं, अगर दिल्ली पॉल्यूशन की जब बात चले ना, आजकल बहुत ज़्यादा दिल्ली में एक हफ्ते के लिए देखते हैं हम लोग पार्शियल लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, चीज़ों को बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो अर्बन फैक्टर्स इसमें दिल्ली पॉल्यूशन में सबसे मेन अगर रोल निभा रहे हैं, अगर आज की बात की जाए तो। लोग कह रहे हैं ना स्टबल बर्निंग, पटाखे, इन सबको भी चीज़ दी जाती थी। तो स्टबल बर्निंग इस साल पिछले साल के मुकाबले कम की गई है, 10-10, 15-15, 20-20% कम की गई है हरियाणा, राजस्थान, इन सब के द्वारा। इस साल सबसे बड़ा रोल अगर निभाया है तो निभाया है दिल्ली की खुद की अर्बन जो फैक्ट्रीज हैं, अर्बन फैक्टर्स हैं, उन्होंने ही दिल्ली पॉल्यूशन में सबसे बड़ा मेन रोल निभाया है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई दिल्ली सरकार को कि तुम खुद अपना पॉल्यूशन और बढ़ाते जा रहे हो, और दूसरों पे फिर वही ना कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अब खुद कर नहीं पाए तो फिर डाल दो किसी पे भी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है भवानी देवी को लेके, कि भवानी देवी को इस साल जो इंडिया की फर्स्ट फेंसर बन गई बाय द वे, जिन्होंने अभी ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया था, और उनको इंडिया में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया अभी। और बाद में वो लेने जा नहीं पाई थी, वो एक टूर्नामेंट में थी, तो बाद में उनको रिसीव करवाया गया था। हम देखते हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है कस्टोडियल डेथ को लेके। बेसिकली एक डाटा आया है कि पिछले 20 साल में हम लोग अगर बात करें तो तकरीबन 1900 के तकरीबन कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। और जिसमें अगर कन्विक्शन की बात की जाए तो केवल और केवल 26 पुलिस वाले हैं जिन्हें कन्विक्ट किया गया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस वाले तो पकड़े ही नहीं जाते। देखो कस्टोडियल डेथ हो रही है तो सीधी सी बात है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? पुलिस वालों की, उनकी ही वजह से डेथ हुई है, क्योंकि तुम्हारी कस्टडी में था वो बंदा और उसकी डेथ हो गई। तो लेकिन उसमें केवल अभी तक सोचो 2000 के तकरीबन डेथ में और केवल 26 पुलिस वाले पकड़े गए हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। और कस्टोडियल डेथ की अगर बात करें तो यूपी टॉप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये CISF के नए चीफ को लेकर, कि अभी CISF के नए चीफ के रूप में शील वर्धन सिंह को हेड बना दिया गया है। CISF हम जानते हैं 1969 को बनाई गई थी, CAPF के अंतर्गत ही आती है। और CAPF और CISF दोनों किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। एक नेक्स्ट न्यूज़ है मनु भंडारी को लेके। तो मनु भंडारी जो हम देखते हैं हिंदी लिटरेचर राइटर्स थी, और उनकी भी हाल में मृत्यु हो गई है। और वो 1931 में इनका जन्म हुआ था, 2021 में मृत्यु हो गई है। तकरीबन 90 साल की थी वो। और एक प्लेट साहेब, नई कहानी, महाबोध जैसी बहुत सारी हिंदी लिटरेचर की कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं। और मिरांडा हाउस में इन्होंने कई साल तक पढ़ाया भी है दिल्ली में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है कमलापति स्टेशन को लेकर। हम लोग जानते हैं हबीबगंज स्टेशन भोपाल के पास में है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन करके उसका नाम कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। उसको एयरपोर्ट के तरीके से डेवलप किया गया है, तो उसमें कई हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, उस हिसाब से डेवलप किया गया है। तो हाल ही में उसको ISO 9001 सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवा दिया गया है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ICC की बेस्ट टीम को लेकर, कि जो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके द्वारा अभी T20 जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो ICC बेस्ट टीम घोषित की गई है। तो इसमें एक भी भारतीय नहीं है जो इस टीम में आया हो। और इस टीम की अगर बात करें तो कैप्टन की बात करें तो बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान के हैं, उसको ICC बेस्ट टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया है। बस हमें केवल कैप्टन का नाम याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया बेसिकली फर्स्ट ऑडिट डे। और तो ये कहा गया है कि 16 नवंबर को हर साल फर्स्ट ऑडिट डे मनाया जाया करेगा, जब कैग दिवस भी है बेसिकली। कैग भी 16 नवंबर को बनाया गया था, तो 16 तारीख को हम लोग ऑडिट डे मनाया करेंगे। और कैग हम जानते हैं आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, और टैक्स आदि की ऑडिट करता है, कि देखता है कि इंडिया लोगों का जो टैक्स वगैरह है वो सही से आ रहा है, उसका सरकार गलत यूज नहीं कर रही है, ये सब कुछ ऑडिट करता है। और कैग हम जानते हैं कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देता है, पार्लियामेंट PAC को देता है जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, और उसका हेड होता है अपोजिशन का लीडर। तो सीधी सी बात है, अगर टैक्स का कोई भी घपला होता है तो अपोजिशन के लीडर के हाथ में रिपोर्ट जाती है सीधे के सीधे। और हम देखते हैं कैग की तरह हम लोग देखते हैं AG ऑफिस भी होता है, स्टेट्स में होता है, तो वो कैग के अंतर्गत ही आते हैं AG ऑफिस जो स्टेट्स के होते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि IRCTC को लेकर आई है।
तो IRCTC ने अभी हाल ही में सात्विक सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया अपनी ट्रेन्स को। बेसिकली जो हम देखते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हैं, उन पे जो ट्रेन्स जाती हैं, तो उन ट्रेनों में ये नॉन वेज नहीं बनाया जाता, ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना परोसा जाता है। तो ऐसी ट्रेनें जो केवल वेजिटेरियन खाना परोसेंगी अपनी ट्रेन में, ऐसी ट्रेनों को सात्विक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा IRCTC के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जोधपुर के भदला सोलर पार्क को लेकर, बेसिकली जो राजस्थान में है। तो वो इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है और हाल ही में उसको चालू भी किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 14,000 एकड़ में बना हुआ है और 10 मिलियन से ज़्यादा इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं और ओवरऑल ये 2245 मेगावाट बिजली को उत्पन्न करेगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें पर यूनिट के हिसाब से, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 2.62 पर यूनिट आएगी पर कॉस्ट। और अगर हम बात करें ना कि 2020 से ये बनना शुरू हुआ था और NTPC है जिसको मॉनिटर करेगा आगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो है USA के इन्फ्लेशन को लेकर। देखो बहुत से लोगों का मानना ये है कि जब USA वगैरह में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। US में इन्फ्लेशन इस बार 6.2% चल रहा है और इंडिया का हाल ही में NOC की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का इन्फ्लेशन अक्टूबर के महीने में 4.5% रहा है। तो हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि USA के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत अंतर है। तो ये केवल एक डाटा निकल के आया छोटा सा NSO का, तो वही हमें डिस्कस करना था। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे न्यूज़ आज की ख़त्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल है बेसिकली वो आया है अभी जो ऑर्डिनेंस पारित हुए हैं उनको लेकर। देखो हुआ क्या है, संसद के 2 सत्रों के बीच में हम लोग देखते हैं कि कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। और हाल ही में हम जानते हैं विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, 10-15 दिन में। इस विंटर सेशन में 10-15 दिन ही बचे हैं और उससे पहले सरकार ने आर्टिकल 123 क्या है आर्टिकल, कि सरकार जब संसद सत्र में ना हो तो अगर आपात में ज़रूरत पड़ती है तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, जिसको प्रेसिडेंट पारित कर देता है बिना संसद के, उसके द्वारा किसी भी कानून को लागू किया जा सकता है। तो संसद ने विंटर सेशन जो 15 दिन में शुरू होने वाला है और उससे पहले ही 10-15 दिन ही रह गए थे और आर्टिकल 123 का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस पारित किया है जिसके तहत CBI और ED के जो डायरेक्टर्स हैं उनका कार्यकाल 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है, मतलब 5 साल एक्सटेंशन और किया जा सकता है उनके कार्यकाल का 5 साल तक। तो ये कर दिया है। अब देखो बेसिकली इस चीज़ की कोई इमीडिएट नीड नहीं थी। अभी उनके रिटायरमेंट की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी टाइम है, 1-2 महीने तो हैं, उससे पहले सत्र हो जाता। बट सरकार क्या कर रही है, सरकार आजकल इस एक्सेप्शन को रूल बनाती चली जा रही है। बार बार वही है ना कि इस राइट का इस्तेमाल करना हमारी संसदीय सभा की प्रायिकता को कम करता है। फिर तो वही है ना कि तुम संसद को बाईपास करना चाहते हो, इसलिए हर दूसरा जो बिल है, हर दूसरा जो एक्ट है उसको ऑर्डिनेंस के द्वारा पारित करवा रहे हो। और वही है ना कि प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जैसे हम लोग मान लें इन लोगों ने किसके लिए, CBI और ED के लिए कहा है, ये हमारे देश की प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इनकी प्रायिकता भी इससे कम होती है क्योंकि प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तभी वो इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर अपना काम कर पाएंगी। और यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी ना कि हाँ इन्होंने सरकार के साथ में ज़्यादा अच्छा मिलकर काम किया तो इन लोगों का टेन्योर और बढ़ा दिया गया, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो तुम पॉलिटिकल पैरेट बनाने की कोशिश कर रहे हो उनको। बाय द वे हम बात करें ना कि CBI, जैसे CBI की बात करें, CBI पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रेवियंस के अंतर्गत ला दिया गया था, फिर उसके बाद हम देखते हैं FEMA एक्ट जो ED में आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सब के अंतर्गत मतलब बहुत सारे एक्ट्स हैं जिन पे ये लोग काम करती हैं, जिनके तहत ये ना केवल लोगों को, ये सरकार को भी मॉनिटर करती है कि सरकार कुछ गलत ना कर रही है, सरकार के लोग कुछ गलत ना कर रहे हो। और ऐसे प्रकार के टेन्योर उनके अध्यक्षों को बढ़ाना सरकार अपनी मर्जी से बढ़ाए, ये चीज़ ये दिखाता है कि सरकार उनको ये चाहती है खुद से कि ये इंडिपेंडेंट होकर काम ना करें, इस सरकार के साथ मिलकर काम करें। एक केस हुआ था 1997 में, विनीत नारायण वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट केस हुआ था, हवाले मामले और इन सब में केस हुआ था। तो उसमें यही कहा गया था कि जो इंडिपेंडेंट काम कर रही चीज़ें हैं, ये जो जितनी भी हैं एजेंसीज, ED हो गई, CBI हो गई, इनका टेन्योर 2 साल तक ही बढ़ाया जाना चाहिए। 2 साल तक इसलिए कि कम से कम 2 साल का टेन्योर रहेगा तो ये लोग 2 साल के लिए इंडिपेंडेंटली किसी भी केस पे काम कर सकेंगे। तो सरकार ने इसी चीज़ को 2 साल की जगह 5 साल कर दिया। अब सरकार क्या चाह रही है कि सरकार के साथ में ये एजेंसीज हारमनी बना के काम करें। और बेसिकली याद रखना, सरकार के साथ में हारमनी बनाने का ही ये मतलब है कि वो अपनी ऑटोनॉमी खो देंगी और सरकार
वही है कि सरकार अपने हिसाब से काम करवाएगी, सीधी सी बात है। सरकार इसमें इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी लिप्त होने के मामले हैं ऐसे जो दब जाएंगे, क्योंकि वो उन सरकार के अंतर्गत काम करेंगे। और वहीं हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने इस बिल को बहुत गलत तरीके से पास किया है। सरकार ने, वही है कि संसद में लाया जाता, तो संसद में बात होती, चर्चा होती, उस पर क्वेश्चंस होते, सरकार को पॉलिटिकल स्क्रूटनी झेलनी पड़ती। सरकार ने उन सब से बचने के लिए बाईपास करते हुए अपने एक्सटेंड को बचाने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस के द्वारा पारित कर दिया है, जो कि संसद की प्रायिकता को गिराता है, दूसरी तरफ हमारे देश में डेमोक्रेसी को कम करता है। और वही है ना कि लॉयल्टी, जब लॉयल्टी, जैसे सरकार के प्रति किसी भी सीबीआई या मान लो ईडी के जो हेड है उनकी लॉयल्टी रहेगी, तो सरकार उन्हें पुरस्कार के रूप में टेन्योर बढ़ा दिया करेगी। जब लॉयल्टी पुरस्कार बनने लगेगी ना, तो वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की सोच को ही बदल देंगे। ये सब लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया इंडियन एक्सप्रेस में। एक अभी देखो, ग्लासगो में COP26 में अभी मीटिंग खत्म हुई है, हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुई, बहुत सारी डेवलपिंग चेंजेस पे बात हुई, बहुत सारी बात हुई, क्लाइमेट चेंज पे बात हुई। अब हर मुद्दा कहाँ पे आकर अटक जाता है, वहीं पे कि डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, डेवलप कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, डेवलपिंग कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसी पे आके हमेशा बात अटक जाती है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है कि हम देखते हैं ग्रीन हाउस उत्सर्जन करके, कार्बन उत्सर्जन करके हम लोगों ने इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो क्या लगता है कि इन्हीं दोनों चीज़ों को कम करके तुम इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन रोक दोगे, फिर तो तुम अपने डेवलपमेंट को भी रोक दोगे? ये चीज़ें काम नहीं करने वाली। इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट सिटीजन स्पेस, वही है ना कि प्राइवेट सिटीजन आज इतनी हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है देशों की, कि आज एक प्राइवेट सिटीजन जिसके पास में अगर पैसा है तो वो स्पेस तक में जा सकता है। ये डेवलपमेंट इमिशन के द्वारा ही हुई है, और यह डेवलपिंग कंट्रीज भी चाहती हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ावा दें, जिससे उनका भी इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो। और वही है ना कि हम किसी को रोक नहीं सकते। डेवलप्ड कंट्रीज का अगर हक है अपने अपने आप को ग्रो करने का, तो डेवलपिंग का भी हक है पूरा पूरा। आज वही है ना, और डेवलप्ड कंट्रीज का चाहती क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज भी उनके हिसाब से ही चलने लगे, अपने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद कर दें या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं उनके पास में कि वो कर पाए अभी इतनी जल्दी। तो इस समय सबसे बेस्ट वे होगा लाइफस्टाइल चेंजेस, के जो काम पहले से चल रहे हैं, तुम उन पे बहुत गौर कर चुके हो, उनमें तुम्हें पता है कि रिजल्ट नहीं आने हैं, उन पे और जोर देने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लाइफस्टाइल चेंजेस पे जोर देना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखो, ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किए हैं। 92 में हम अर्थ समिट करते हैं, 95 में कॉप समिट करते हैं, 97 में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल करते हैं, 97 में बाली समिट करते हैं, 15 में पेरिस समिट करते हैं, कार्बन वेट भी बनाते हैं 2015 में पेरिस समिट में, तो उसके बाद में अभी समिट करते हैं। बट अब मौका आ गया है कि हमें लोकल लेवल पे काम करना चाहिए। हमें लोगों को नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है। लेकिन देखो, इसमें एक चीज़ और है, बहुत से लोग कहते हैं कि नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल हमें विकास में पीछे लेके जाती है। हम कैसे विकास और टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ में नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल को एक परस्पर बैलेंस बना के लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और उन दोनों को एक साथ में चला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और वहीं हम बात करें ना कि सस्टेनेबल गोल्स की बात करें, तो सस्टेनेबल गोल्स भी अब केवल ग्लोबल लेवल पे नहीं रहना चाहिए, अब उन्हें स्थानीय लेवल पे लेके आना चाहिए। और हाँ, उनको भी जगह के हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि देखो, हर एक देश की डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है और शेप ऑफ प्रॉब्लम अलग है। हर देश की प्रॉब्लम्स अलग है और डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है। तो उनको उनके यहाँ कैसे डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करना है, एक तरीके से मैं बोलूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्रोच करना है, और कैसे ऐसी चीज़ें जो क्लाइमेट को नुकसान पड़ा रही हैं उनको कैसे रोकना है, हर जगह एक अलग अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। और ग्लोबल लेवल को छोड़ के अब एक लोकल लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी हम ये क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएंगे, वरना आने वाले समय में सारे देशों के लिए ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 16 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था।